हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं राहुल सर एक बार फिर से आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। माय डियर, आज एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। मौर्य साम्राज्य, जिसके फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड 37, जी हां, टॉप 37 महत्वपूर्ण सवाल। ये 37 प्रश्न आप बस पढ़ लीजिए। मौर्य साम्राज्य को आप एकदम निचोड़ के रख दीजिएगा। और ये एक बहुत ही शानदार क्लास है जिसमें हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड टॉप 37 यानी 37, मात्र 37 सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मौर्य साम्राज्य से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य का एक झलक देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके मतलब पूरा स्ट्रक्चर का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, पहले आप समझिएगा नंदवंश। नंदवंश, और उसके बाद नंदवंश के बाद आएगा मौर्य वंश, और वही मौर्य वंश का मतलब हो गया मौर्य साम्राज्य। समझ रहे ना? तो बस थोड़ा सा, बस 2-4 मिनट देखिएगा। नंदवंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? महापद्मनंद। कौन थे माय डियर? महापद्मनंद, एक योग्य और एक वीर शासक। समझ रहे हैं ना? नंदवंश के फाउंडर कौन थे? महापद्मनंद। और महापद्मनंद एक योग्य शासक थे, एक वीर शासक थे, जिन्होंने कलिंग पर भी विजय प्राप्त किया था। कलिंग, वही कलिंग जहां पर अशोक विजय नहीं प्राप्त कर पाया, और कलिंग विजय के समय ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। तो कलिंग विजय को प्राप्त करने वाले शासक कौन थे? महापद्मनंद। महापद्मनंद के बाद नंदवंश का अंतिम शासक आया घनानंद। ठीक है, घनानंद। याद रखिएगा, ये एक क्रूर और एक अयोग्य, मतलब इसका जस्ट अपोजिट था भाई। पहले नंदवंश के फाउंडर कौन थे? महापद्मनंद, एक योग्य और एक वीर शासक। और महापद्मनंद के बाद गद्दी पर बैठा घनानंद, एक क्रूर और एक अयोग्य शासक। इतना अयोग्य कि मत पूछिए, मतलब पूरे साम्राज्य में क्या हो रहा है इसको किसी से कोई मतलब नहीं। इन्हीं के शासनकाल में चाणक्य आए थे, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है, एक संदेश लेकर कि सिकंदर भाई मगध साम्राज्य पर आक्रमण करा। मौर्य साम्राज्य जो है मगध साम्राज्य का ही एक अंश है, ठीक है ना? तो सिकंदर जो है वो मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण कर रहा है, मगध साम्राज्य पर आक्रमण कर रहा है। ये सूचना लेकर आए थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। वो तक्षशिला में एक अध्यापक थे। और ये घनानंद क्या कर रहा था? उस समय फुल डीजे ऑर्केस्ट्रा बजा करके अपने साम्राज्य में नृत्य कर रहा था। और वो डायरेक्टली जब घुस गए अंदर, तो ये एकदम गुस्सा हो गया कि भाई कौन ऐसे ही घुस गया अंदर। और उनको जो है ना, मतलब जलील करके, एक तरह से कह सकते हैं, चाणक्य को, कौटिल्य को जलील करके उसको भरे दरबार से भगा दिया था इसी घनानंद ने। एक क्रूर, अयोग्य और एक बकलोल शासक, ठीक है ना, जिसको अपने साम्राज्य की कोई परवाह नहीं थी। और उसी समय चाणक्य ने ये प्रण लिया कि हम इसकी क्रूरता और इसके जो घमंड को जो है ना चूर करेंगे। और चाणक्य ने अपने एक शिष्य को तैयार किया, और उसी शिष्य का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। समझ रहे हैं? और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या करके एक नए वंश, मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश में गद्दी पर कौन बैठे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश में सबसे पहला शासक, तो कहेंगे सर मौर्य वंश के फाउंडर के रूप में नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। एक है बाबू बिंबिसार, वो नहीं, वो तो हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक। यानी अगर आप मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं, ये वही अशोक है, अशोक महान। ठीक है, तो पहला मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। बिंदुसार के बारे में कहा गया था कि ये एक पिता का पुत्र और पुत्र का पिता बनकर रह गया। बिंदुसार के बारे में कहा गया कि ये एक पिता का पुत्र और पुत्र का पिता बनकर रह गया। मतलब इसने अपने साम्राज्य में, इसने अपने शासनकाल में कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया।
चंद्रगुप्त मौर्य एक योग्य और एक वीर शासक थे, ठीक है। और अशोक ने भी अपनी वीरता, अशोक को तो भाई पूरा विश्व विजेता बनना था, ठीक है ना, तो ये भी एक योग्य शासक था, ये भी एक योग्य शासक था। इनको अयोग्य तो नहीं कहेंगे पर योग्य नहीं थे, मतलब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया ही नहीं। मतलब इसकी पहचान, बिंदुसार की पहचान बस अपने बेटे के नाम पर कि हाँ ये अशोक का पिता है। बिंदुसार कौन है? तो अशोक का पिता। या फिर बिंदुसार कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। समझ रहे? यानी अशोक के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त वंश नहीं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। समझ रहे ना। ये सुदर्शन झील का निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। पूरे अखंड भारत पर अगर किसी ने अपनी सत्ता को स्थापित किया, किसी ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य है। एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि पूरे भारत पर, अखंड भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में मेगास्थनीज आया था और घनानंद के ही शासनकाल में सिकंदर महान भारत आया था, परंतु वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया और उसकी सेना थक हारकर जो है वो ब्यास नदी से वापस लौट गई। फिर सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय शासन कौन कर रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। और जब हरा दिया तो भाई संधि शर्त माननी पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो संधि शर्त हुआ उसके अंतर्गत कहा गया कि भाई सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। यानी सेल्यूकस निकेटर जो है वो ससुर बन गया चंद्रगुप्त मौर्य का और चंद्रगुप्त मौर्य दामाद बन गया सेल्यूकस निकेटर का। अब जब कार्नेलिया ने विवाह कर लिया तो सेल्यूकस निकेटर तो भाई उधर ईरान से आया था, तो उसकी बेटी को हिंदी समझ नहीं आता था, मतलब हमारी भाषा समझ नहीं आती थी। इसीलिए सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा, मतलब अपना एक राजदूत छोड़ दिया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपनी बेटी की देखरेख के लिए, मतलब एक तरह से समझिएगा, समझ रहे ना। तो उसी राजदूत का नाम पड़ा मेगास्थनीज और मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम पड़ा इंडिका, ठीक है। इंडिका जो है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। क्यों रुका? वो इसलिए रुका क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और वेशभूषा मतलब भाषा समझ में नहीं आता था, तो अपना एक राजदूत छोड़ दिया साथ में कि चलो भाई हेल्प पर, कि हाँ भाई हमारा बेटी का दामाद कुछ बोलेगा तो कम से कम बेटी को समझ में तो आए कि कहना क्या चाह रहा है। तो यही सारी बातें हुई। अब यहां से रिलेटेड याद रखिएगा, अशोक महान के नाम से जाते हैं ये, ठीक है ना। और इन्होंने अखंड भारत पर विजय प्राप्त किया, परंतु एक महाजनपद था कलिंग महाजनपद। कलिंग की राजधानी तोसली पर जब अशोक महान ने आक्रमण किया तो अशोक महान ने इतने कर्मकांड देखे, इतने लोगों को देखा कि मतलब लोगों की हत्या की गई, निर्मम हत्या देखकर उसका दिल पिघल गया। और सन 261 ईस्वी में, 261 ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और उसका हृदय परिवर्तन होने की वजह से उसने क्या कर दिया? तलवार छोड़ दिया और वो क्या कर दिया? अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा धारण कर ली, ठीक है। और उस समय उसके गुरु के नाम, उनका नाम था गुप्त। तो अब चलिए इन्हीं से रिलेटेड, मौर्य वंश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सवाल है उन सवालों को हम एक एक कर करके देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो हमको पता है, अभी हम बोल रहे थे कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। जिसने, चंद्रगुप्त मौर्य वो एक पहला शासक था जिसने अखंड भारत पर अपना शासन किया, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। ये वही पाटलिपुत्र है जो बिहार की राजधानी पटना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आप बिहार का इतिहास जानो, भारत का सबसे प्राचीन राजवंश जो था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था और वे वही राजगृह है जो अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के, ठीक है ना, बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, ठीक है। नालंदा से लगभग 15-20 किलोमीटर में नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में। तो बिहार का तो ऐतिहासिक महत्व काफी समय से रहा,
प्राचीन काल से ही रहा। और पाटलिपुत्र को ही अभी हम लोग पटना कहते हैं भाई। कुम्हरार वगैरह में पूरा मौर्य साम्राज्य का पूरा अवशेष मिला था। अभी देखिए आएगा आगे चल के कुम्हरार, पटना जाइएगा तो कुम्हरार घूम लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? याद रखिएगा, कुछ जगह चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य ही कहा जाता है, कुछ जगह उनका एक और नाम पड़ गया भाई सेंड्रोकोटस। अब देखिए कुछ समझ नहीं आया, कुछ एक शासक थे विलियम जोन्स, इन्होंने जो है ये पहचान किया कि ये जो सेंड्रोकोटस शब्द है ये चंद्रगुप्त मौर्य के, जैसे देखते हैं अब आपका नाम मान लीजिए कुछ भी है तो घर वाले कुछ और बोलते होंगे, फैमिली में कुछ और बोलते होंगे, नहीं कोई दोस्त कुछ और बोलता होगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग नाम है, समझ रहे हैं ना, निक नेम जिसको कहते हैं, ठीक है। अब बीबी आएगी तो वो कुछ और बोलेगी, तो वही हुआ कि भाई ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य वंश के फाउंडर थे, उनका एक और नाम था सेंड्रोकोटस। यूनानी लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते थे? सेंड्रोकोटस के नाम से। तो ये कब स्पष्ट हुआ, किस व्यक्ति के द्वारा स्पष्ट हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेंड्रोकोटस दोनों एक ही व्यक्ति है? ये पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम था विलियम जोन्स। बोले अच्छा दोनों एक के आदमी, अलग अलग नाम से पहचान मतलब बोला जा रहा है। बिंदुसार ने अशोक को, ये बिंदुसार कौन हुआ भाई? अशोक के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। मौर्य वंश में 3 ही पीढ़ी, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक, बस ये तीन व्यक्ति का नाम याद रखिए, मौर्य वंश खत्म, ठीक है ना। तो सिंपल है कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो याद रखिएगा कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है जी। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और बिंदुसार ने किसको भेजा? अपने बेटे अशोक को भेजा, और उसने इस विद्रोह को बहुत ही बेहतर ढंग से दबाया, और वहीं से अशोक जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित करने लगा धीरे धीरे, और वो युद्ध कौशल में आगे बढ़ने लगा, समझ रहे ना। तो अशोक जो है वो अशोक महान कहलाने लगा आगे चलकर। तो वही सवाल है कि बिंदुसार मतलब अशोक के पिताजी ने अशोक को किस युद्ध को समाप्त करने के लिए भेजा? तो तक्षशिला वाला युद्ध को भेजा, और उसने बहुत अच्छे ढंग से हैंडल भी किया था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन गद्दी पर बैठा? तो देखिए क्लियर है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य बैठा, 3 ही लोग तो बस मेन रूप से याद रखना है। उसके बाद बिंबिसार मत बोल दीजिएगा, और उसके बाद अशोक, बस ये 3 ही तो आपको याद रखना है मौर्य वंश में। तो कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर गद्दी पर बैठने वाले जो शासक का नाम था वो बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। अयोग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन योग्य शासक भी नहीं था, क्योंकि इसने कुछ खास किया नहीं ऐसा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो कहेंगे सर ये जो स्तूप है वो अमरावती स्तूप है। कह रहे निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ मतलब आर्यों का जो स्तंभ है, आर्य से रिलेटेड जो स्तंभ है उसके मंच वाली विशेषताएं मिली है? तो ये जो स्तूप है वो अमरावती में मिला है। कहां? अमरावती स्तूप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम उन्हीं प्रश्नों को आपको चैप्टर वाइज लेकर हम आते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू हम लाते ही नहीं है। सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो बस अभी वही तो डिस्कस है भाई। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को क्यों भेजा गया? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर दिया गया था कार्नेलिया का। कार्नेलिया जो थी वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, तो उसकी बेटी को सही ढंग से इधर की भाषा ही समझ में नहीं आ रहा था। अगर ये पापा कुछ समझे में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है उधर वाला, तो उसने मेगास्थनीज को भेजा, सेल्यूकस निकेटर ने बोला तुम जाओ राजदूत बन के जाओ, वहां पर थोड़ा बेटी का भी ख्याल रखना, उसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, ठीक है, चाउमीन मोमो पास्ता वगैरह में तो थोड़ा सा मैनेज करवाते रहना। तो इसीलिए मेगास्थनीज को भेजा गया था। मेगास्थनीज कहां से आया था? यूनानी राजदूत था। किसके कहने पर आया था? सेल्यूकस निकेटर के कहने पर आया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? जिसने 305 ईसा पूर्व, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत आया था ना, भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो उस समय मतलब एक तरह से कह सकते हैं युवा था वो, ठीक है। फिर उसने 20 साल बाद क्योंकि ईसा पूर्व में आ रहे हैं ना, 325 से 305 आते समय 20 साल लग गया, क्योंकि ईसा पूर्व में आ रहे हैं, बैक आएंगे हम लोग, ठीक है। तो 20 साल बाद आया सेल्यूकस निकेटर, और फिर हार भी गया। उस समय नंदवंश था। 325 में जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, तो उस समय नंदवंश का शासन था, घनानंद का शासन था। तभी तो घनानंद को ये बात बताने के लिए आए थे
चाणक्य, कौटिल्य साहब, कि भाई आपके साम्राज्य पर हमला होने वाला है, सिकंदर आया है यूनान से, तो उसको फुसेड़ दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं है, चलो जाओ, भगा दिया उसको। तभी बाद में सिकंदर तो नहीं आया, लेकिन 305 में सिकंदर आया, लेकिन वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया, उसमें बहुत ज्यादा पानी का प्रभाव था, तो फिर वो वापस लौट गया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण स्तंभ देखिए, स्तंभों के निर्माता के रूप में सीधे अशोक, जैसे ही कोई भी स्तंभ हो ज्यादातर, ठीक है, अशोक के रिलेटेड रहेगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक महान कह सकते हैं। इस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है, तो याद रखिएगा मास्की का लघु शिलालेख, ठीक है ना, मास्की का लघु शिलालेख। चलिए यहां तक आगे बढ़े हम लोग। सवाल यही है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है, कि भाई अशोक है, मास्की, क्योंकि इनका नाम जो है वो प्रियदर्शी। और भी देखिए ना, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के क्लास में। मौर्य मंत्री परिषद में कौन सा राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित है? मतलब उस व्यक्ति का नाम बताइए, मतलब उस पद का नाम बताइए जो राजस्व को एकत्रित करता था मौर्य काल में। अरे मतलब टैक्स वसूलने का काम कौन करता था, ये बताना है आपको। मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण यानी टैक्स वसूलने का काम करता था? तो भाई उनका नाम था, मतलब उस पद का नाम था समाहर्ता। अभी जैसे हम लोग, हमारा टैक्स कौन वसूलता है? जीएसटी, हम लोग जीएसटी पे करते हैं, नहीं, तो वही है। तो उस समय जो पद था वो समाहर्ता जो है वो सबसे टैक्स लेता था। घर उस समय तो था नहीं कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो दुकान जाकर या फिर घर जाकर, भाई चलिए टैक्स निकालिए अब इतना % जो भी है, तो वो कौन सा पद होता था? समाहर्ता, ठीक है, याद रखिएगा। भाग एवं बलि जो थे वो याद रखिएगा कि भाग्य एवं बलि क्या होगा? राजस्व का स्रोत था। मतलब ये सब भाग्य एवं बलि एक तरीके से हम टैक्स मान सकते हैं, टैक्स का नाम था। जैसे अभी जीएसटी है, ठीक है ना, तो टैक्स का अलग अलग नाम होता है। तो ये कह रहा है कि भाग, जैसे आईटीआर फाइल करना, जीएसटी देना, ये सब क्या है? टैक्स है, गवर्नमेंट को पैसा देते हैं हम लोग, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया, फलना टैक्स हो गया, ढिगाना टैक्स हो गया। तो ये कह रहा है भाग एवं बलि जो था वो राजस्व का स्रोत था, ठीक है, राजस्व का क्या था? स्रोत था, जहां से पैसा आता था राजा को। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषम में हमें बताते हैं, संगम राज्य के विषय में, गलत टाइपिंग है भाई, इतना गलत टाइप करेगा बताओ कैसे काम चलेगा। कह रहे अशोक के जो प्रमुख शिलालेख है जिसमें जो हमें संगम राज्य के विषय में हमें बताता है, उससे उनमें सम्मिलित है कौन कौन सा शिलालेख? हमको लगता है शिलालेख नंबर 2 और शिलालेख नंबर 3, जो हमें किसके बारे में बताता है? संगम राज्य के बारे में। संगम राज्य यानी वही चोल, चेर और पांडे के बारे में। संगम काल आप पढ़े हैं ना? बिल्कुल पढ़े होंगे, 200 से 600 ईसा पूर्व तक, चोल, चेर और पांडे, ठीक है। खैर हम वो सब आगे बढ़ेंगे, नहीं 200 से 600 तक, हाँ, ईसा पूर्व में। संगम राज्य, संगम काल मैंने आपको पढ़ाया होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, उठाकर देखिए आप। तो ये शिलालेख नंबर 2 और शिलालेख नंबर 13वां में हमको अशोक के शिलालेख नंबर 2 और 13वां से हमें क्या मिलता है? संगम राज्य के विषय में। संगम राज्य में 3 राज्य आता था, चोल, चेर और पांडे। उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा जरूर। देखिए हमने अपने चैनल पर ड्रीम जीएस एकेडमी पर प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट आप जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाइएगा ना, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट दिखेगा और मिडाइवल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट दिखेगा। एंशिएंट आप एक बार खोलकर देखिए, हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, आप एक बार खोलकर तो देखिए। अब हमारे चैनल में जाइए ड्रीम जीएस एकेडमी में, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, या कोर्स में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास का। उसमें लगभग 27-28 क्लास होगा एंशिएंट हिस्ट्री में। अगर आप 28 क्लास कर लेते हैं तो फिर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत डीपली पढ़ाया हम उसमें। अब बाकी चैप्टर वाइज हम आपको एमसीक्यूज करके दे रहे हैं, बात खत्म। कह रहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक जीवन से। अगर किसी को राजनीति सीखना है, उस समय में माना जाता था, कौटिल्य ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम रखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक जिनको कौटिल्य भी कह सकते हैं, चाणक्य भी कह सकते हैं, विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, चंद्रगुप्त वो हो गया सॉरी, ठीक है ना। तो इसका जो मेन मतलब किस भाग से था, मतलब किस विषय से संबंधित था? राजनीतिक जीवन, कि भाई एक राजा को किस, मतलब अगर आपको राजनीति करना है, एक राजा बनना है, तो आपको किस तरीके से अपने आप को करना होगा, ठीक है ना।
वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, मतलब उन्होंने बार बार कहा कि तुम बौद्ध धर्म में आ जाओ, बौद्ध धर्म में आ जाओ, फाइनली वो आ ही गए कलिंग विजय के आक्रमण, कलिंग विजय के उपरांत। वो शासक, मतलब वह संत का नाम था उपगुप्त, ठीक है ना। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किन्होंने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। उपगुप्त जो थे एक बौद्ध संत थे। तो प्रश्न यही पूछ रहा है, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, उपगुप्त, और आकर्षित किया और साथ ही साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मिलाना है, मिलान करना है, अच्छे ढंग से समझिएगा। पहला है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त को ही बोला जाता था सेंड्रोकोटस। हम अभी अभी बोले भी है कि यूनानी लोग जो है चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से जानते थे, ठीक है ना। विंदुसार का मतलब हो गया अमित्रघात, जिसको हम लोग बोलते हैं शत्रु विनाशक, ठीक है। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। और चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 4। करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? नहीं, एक सेकेंड। 1 का 2 सही है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट, राइट आंसर। हमको तो लगा गड़बड़ हो गया सही है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी 14 नंबर प्रश्न का बी। टोटल 37 सवाल लेकर आए और 37 सवाल आप बस पढ़ लीजिए, बस आप एक बार पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाई ओर, बाकी सब कैसे लिखी जाती थी? बाई से दाई। अभी भी जो हम लोग लिखते हैं ना, अभी हम लोग कैसे लिखते हैं? बाई से दाई ओर। जैसे हम इधर से लिखेंगे राम आम खाता है, ठीक है ना। तो हमने बाई ओर से चलना शुरू किया और किधर चल रहे? दाई ओर। लेकिन कह रहा है प्राचीन भारत में एक लिपि थी जो दाई से बाई, मतलब इधर से ऐसे लिखा जाता था। तो याद रखिएगा, वो जो लिपि थी वो खरोष्टी थी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि जो है वो दाई से बाई, बाकी सब लिपि बाई से दाई। अभी भी जो हम लोग लिखते हैं हिंदी में, हिंदी जो लिखते हैं वो हम लोग बाई से दाई ओर लिखते हैं, लेकिन उर्दू जो है अभी भी दाई से बाई ओर लिखाता है। उर्दू देखिएगा, उर्दू ऐसे लिखाएगा, इधर से ऐसे, लेकिन हम लोग हिंदी जो लिखते हैं वो इधर से लिखते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी लिपि थी जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, तो भाई लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र यानी पटना की बात कर रहा है भाई। कभी पटना आइए तो एक बार जरूर घूम लीजिएगा। ये सब कुम्हरार में होगा, कुम्हरार वाले क्षेत्र में पूरा साम्राज्य। अब तो कुछ नहीं बचा होगा, अब तो खाली कुआं मिलेगा, थोड़ा बहुत अवशेष मिलेगा अभी भी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। टॉलमी टू फिलाडेल्फस, ठीक है। टॉलमी टू फिलाडेल्फस के बारे में कहा गया है, एक सेकेंड, ठीक है। टॉलमी टू फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, यूनान का था भाई। अरे नहीं, मिस्र का था, सॉरी, मिस्र का था, हमको लगा यूनान का था, मिस्र का था। टॉलमी फिलाडेल्फस, ठीक है ना, जिनके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, वो मिस्र के एक तरह से कह सकते हैं काफी राजघराने से थे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था? तो कहेंगे सर वो अभिलेख जो था वो शहबाजगढ़ी था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? तो वो अभिलेख का नाम है शहबाजगढ़ी। क्या है? शहबाजगढ़ी। किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस भारत जो आया था वो बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उसका बेटा गद्दी पर बैठा बिंदुसार, तो बिंदुसार के ही शासन काल में डायमेकस भारत आया था। तो प्रश्न बहुत ही बढ़िया है कि किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया? तो कहेंगे सर बिंदुसार के शासन काल में डायमेकस भारत आया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो धार्मिक संश्लेषण के बारे में जो कहेगा, ठीक है ना, हाँ, तो याद रखिएगा वो जो शिलालेख था वो शिलालेख 12वां शिलालेख था। कौन सा था? निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो कहेंगे 12वां शिलालेख जो है वो अशोक के धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? देखिए, चोल, चेर और पांड्य संगम काल का तो डिस्कस है, तो चोल है, पांड्य है, चेर भी है, सत्यापुत्र ये भी है, सातवाहन का डिस्कस नहीं है। याद रखिए, अभी अभी एक सवाल आया था कि किस हिसाब से अशोक के संगम कालीन क्षेत्रों का पता लगा। तो संगम काल में हम अभी अभी लिखाए थे कि संगम काल में 3 क्षेत्र है, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। तो ये सातवाहन, सत्यापुत्र भी है लेकिन सातवाहन नहीं है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में, अभिलेखों में नहीं है? सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक जो है वो सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, और सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी। चलिए आगे बढ़े। गुर्जरा लघु शिला, मास्की एवं गुर्जरा अशोक से संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेखन किया गया है, कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ये जो गुर्जरा शिलालेख है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, मतलब वही एक तरह से कह सकते हैं नामोल्लेखन किया गया, वो जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहां है माय डियर? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। चलिए, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन है वो पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण किया गया है। किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो पत्थर पर, पत्थर की पट्टियों पर, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना? बहुत बढ़िया सवाल है। ब्राह्मी लिपि को कहां पे लिखा गया है? तो पत्थर की छोटी छोटी पट्टियां बनाकर वहां पर ब्राह्मी लिपि को लिखा गया। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो कहेंगे कि पत्थर की पट्टियों पर यह चीज किया गया है। ऑल क्लियर? बढ़े आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस को ही देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या नाम दिया गया था? सेंड्रोकोटस। यूनानी लोग जो क्या बोलते थे चंद्रगुप्त मौर्य को? सेंड्रोकोटस। ठीक है, तो कह रहा है निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो याद रखिएगा कि ये जो व्यक्ति है वो मेगास्थनीज है, और मेगास्थनीज ने कहा इसका उल्लेख किया है? अपनी पुस्तक इंडिका में। कहा किया गया है? इंडिका में। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े। नहीं, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। क्या कह रहा है? निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये मेगास्थनीज ने नहीं किया था, गड़बड़ हम बोल दिए। ये जो व्यक्ति का नाम था वो जस्टिन आई थिंक होगा मेरे हिसाब से। तो आप लोग बी आंसर मारिएगा, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मेगास्थनीज नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि हम गलत आंसर दे दिए, कोई बात नहीं। ठीक है ना? आंसर क्या मारेंगे? जस्टिन। कह रहे हैं निम्न में से किसने, अब जैसे मैंने मेगास्थनीज लोग सोचा तो मुझे तो लगा भाई मेगास्थनीज ने तो एक ही पुस्तक लिखी इंडिका, यानी इंडिका में इसका डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन फिर मुझे याद है ना इंडिका में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना? निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए हम ये क्यों गड़बड़ा गए, क्योंकि जब सिकंदर महान की भेंटों का उल्लेख किया गया, नहीं ये बिल्कुल सही बात है। ये व्यक्ति जो थे वो जस्टिन थे मेरे हिसाब से। ठीक है ना? ऑल क्लियर? एक सेकेंड, जस्टिन, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? बताइएगा भाई, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख, इसमें दक्षिण भारतीय राज्य चोल, चेर और पांड्य यानी संगम राज्य का उल्लेख हुआ है। और भी राज्यों का उल्लेख हुआ होगा, लेकिन मुख्य रूप से संगम राज्य यानी चोल, चेर और पांड्य राज्य की चर्चा की गई थी।
जाल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया, उस शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन से झील का निर्माण करवाया भाई? सुदर्शन, ठीक है ना, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, इससे लिखिए ना, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, कौन से झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार प्रश्न है। सवाल कह रहा है जाल की आवश्यकता को ध्यान में, जाल नहीं, जल होना चाहिए। मुझे भी लग रहा था, मुझे लगा कि मतलब समुद्र का जाल होगा, नहीं होता जैसे समुद्र को एक से दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, ऐसा नहीं। झील का निर्माण कर, जल की आवश्यकता, वही लग रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हो रहा है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करा। जाल, झील में जाल क्या करेगा भाई? मतलब जाल मतलब हम पता है क्या समझ रहे थे, मतलब समुद्री जाल, जैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर करके बहुत सारे झीलों को एक साथ लाया गया, उसको हम जाल समझ रहे। यहाँ तो वाटर की बात हो रही थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यह काम करवाया था, बहुत बढ़िया। और जीर्णोद्धार भी करवाया था 2-3 शासकों ने इसका, मतलब एक तरह से कहते हैं ना टूट फूट। अशोक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, और भी सातवाहनों में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए? पटना, पाटलिपुत्र, समझ रहे ना, पाटलिपुत्र में ही एक जगह है कुम्हरार, अभी भी होगा, जाइएगा तो मिल जाएगा आपको, कुम्हरार। ठीक है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो एरिया था ना, वो यही एरिया था, कुम्हरार। जो विद्यार्थी पटना या उसके अगल बगल से या पटना में रहे होंगे, पढ़े होंगे, उनको कुम्हरार के बारे में पूरा पूरा पता होगा। तो ये वही क्षेत्र है कुम्हरार, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का निवास स्थान था, मतलब उनका राज्य वाला क्षेत्र उधर ही था, कुम्हरार। ठीक है ना, तो पाटलिपुत्र। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपको, ठीक है ना। देखिए सीता अध्यक्ष जो है ना, सीता अध्यक्ष जो होता है, एकदम याद रखिएगा, कृषि भूमि का अध्यक्ष जो होता है वो किस, हाँ सीता अध्यक्ष होता है। एक सेकेंड। और एग्रोनोमोई जो होता है वो जिले का अधिकारी कहलाता है, एग्रोनोमोई। ठीक है, और शुल्काध्यक्ष जो होता है वो व्यवसाय एवं व्यापारिक अधिकारी होता है। और 4 अकराध्यक्ष जो होता है वो खानों का अध्यक्ष होता है। तो मेरे हिसाब से 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 4। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देख लीजिएगा भाई, आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर सी होगा। हम आपके लिए जितना बेहतरीन से बेहतरीन सवाल हो सके हम उनको लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉपर समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बढ़िए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल है, चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य यानी चंद्रगुप्त, नहीं सॉरी, चाणक्य मतलब कौटिल्य की, ओहो, चाणक्य का मतलब कौटिल्य, कौटिल्य की बात हो रही है भाई। कौटिल्य को बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता, एक जैसा नहीं था, चाणक्य चंद्रगुप्त, चाणक्य लेकिन दोनों अलग है। चंद्रगुप्त चेला था, चाणक्य शिष्य थे, चाणक्य गुरु थे। देखो गड़बड़, इतना गड़बड़ आज हो रहा है। चंद्रगुप्त चेला था किनका? चंद्रगुप्त चेला था चाणक्य यानी विष्णुगुप्त का। विष्णुगुप्त ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया राजा। ठीक है, और जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना तो उनके राज्य में प्रधानमंत्री का पद किनको मिला? चाणक्य को मिला। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा इस चीज को, थोड़ा सा मिस्टेक से, ऐसा नहीं कि सवाल पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय? सीता का मतलब हुआ राजकीय भूमि से प्राप्त है, जो राज्य, पूरे राज्य की जो भूमि है, भूमि, ये भूमि समझिएगा एक तरह से भूमि कर हुआ। सीता कर जो, सीता जो हुआ एक भूमि कर हुआ, जो हम लोग टैक्स देते हैं ना, ठीक है, वो जो भूमि का टैक्स होगा उसका नाम था सीता कर। बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? बराबरी पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख के होते, ये भी बिल्कुल सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को
अजीबक में समर्पित होने का, ये भी बिल्कुल इन्होंने, ये बराबरी की पहाड़ियां जो है वह अशोक ने अजीबक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया था, इंजॉय कि भाई चलिए आप लोग जीवन। लेकिन ये अभिलेख कहाँ से है? ये गलत है भाई, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के, ना गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, इतना पुराना नहीं है भाई। यानी कौन सा गलत है? तो डी नंबर गलत है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का अध्यक्ष था? माप तौल का अध्यक्ष कौन था बताओ बाबू? हाँ, पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष जो था वो माप तौल के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? पौतवा अध्यक्ष, ठीक है। 33, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित प्राचीन भारत में दासता नहीं थे? दासता मतलब समझ रहे हैं? दासता मतलब दास, एक तरीके से कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता? दासता का मतलब है दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा नहीं था भारत में, ठीक है ना। दास प्रथा, दासता का मतलब होता है दास प्रथा, मतलब दासों की खरीद बिक्री, ये सब भारत में नहीं होता था प्राचीन। अदर कंट्री में होता था, ईरान में होता था, नहीं यूनानी ईरानी ये लोग आते थे, ये सब करते थे, लेकिन भारत में नहीं होता था। और इसकी सूचना जो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिली है, ये बात एकदम कंफर्म है। प्रश्न पूछ, देखिए भारत में प्राचीन काल से ही दासता नहीं थी। दासता का मतलब हुआ दास प्रथा, दासों की खरीद, मतलब इंसान का खरीद बिक्री नहीं होता था भारत में, पहले भी नहीं होता था, अब तो खैर लोकतंत्र है, अब तो बात ही नहीं करिए उस सब चीज की, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो कहीं भी नहीं भी चाहेंगे तब भी करने वाले तो गलत कर ही लेंगे। अब कितनों को हम देखते रहेंगे, नहीं सरकार भी कितना फोकस करेगी, लेकिन ना के बराबर समझिए एक तरह से। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ये क्लियर किया गया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, उसमें कहा कि भारत में दासों की खरीद बिक्री नहीं होती है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से किसको उसके मूल्य स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? तो मूल्य स्थान से हटाकर दिल्ली, अशोक का जो अभिलेख था ना, ठीक है, उसको फिरोज शाह तुगलक वंश का जो शासक था FST फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा, अच्छा दोनों तो मंगवाया था भाई, बी और ए और बी कहाँ है? ए और बी दोनों, करेक्ट आंसर डी होगा। मेरठ और टोपरा अभिलेख स्तंभ लेख को जो है वो कहां से हटाकर उसको हटाकर कहाँ मंगवाया गया था? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली, ये जो FST फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत से था, तो अपनी राजधानी दिल्ली में लाकर रखवाए थे इनके स्तंभों को और अभिलेखों को, और कहा गया था कि जनता के द्वारा कि पढ़िए भाई अशोक का क्या अभिलेख है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख के द्वारा। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कहां पर? कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया गया था, और इसी में अशोक ने क्या कर दिया था? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था। और हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली थी। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा देने में किनका हाथ था? उनके गुरु उपगुप्त का हाथ था। ये सब पॉइंट आपको याद करना होगा, बहुत अच्छे ढंग से याद करना होगा। चलिए, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा था? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का काम जो है मेरे हिसाब से जेम्स प्रेसेफ साहब ने किया था। अशोक का जो शिलालेख था वो ब्राह्मी और खरोष्टी में, और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहले काम जो किया था वो जेम्स प्रेसेफ ने किया था, ठीक है। आगे, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संस्था एवं संचार जो था वो गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। ये 37 सवाल अगर आप अच्छे ढंग से कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए मौर्य वंश से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, तभी हम अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, मैं भरोसा आपको दिलाता हूं कि उससे ज्यादा हम आपको सपोर्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, और अपना फीडबैक दीजिए कैसा लगा ये क्लास। आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे फीडबैक दीजिए, ताकि उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। जब हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं तो आपके कमेंट्स भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद एक और सेशन जो हम लेकर आएंगे वो अगला कौन सा चैप्टर है? मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त काल, पूरा बहुत अच्छे ढंग से पूरा पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके।